नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल ई जोन पर। दोस्तों आज हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे जो टीएचडीसी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो टीएचडीसी ने ये अपलोड किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे। तो सबसे पहले हम इसमें सिविल इंजीनियरिंग का जो पार्ट है, टेक्निकल पोर्शन, उसको कवर करेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन अ मोटार द बाइंडिंग मटेरियल इज। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है, मोटार कई टाइप के हो सकते हैं। जैसे सीमेंट मोटार होता है, ठीक है, लाइम मोटार होता है, मड मोटार होता है। तो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये कौन से मोटार की बात कर रहे हैं? ये सीमेंट मोटार की बात कर रहे हैं, ठीक है। सीमेंट मोटार में बाइंडिंग मटेरियल होता है सीमेंट, ठीक। सीमेंट बाइंडिंग मटेरियल होता है और सैंड क्या होता है? ये इनर्ट मटेरियल होता है, ठीक है। एग्रीगेट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? मोटार बनेगा। तो बाइंडिंग मटेरियल क्या है इसमें? सीमेंट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटुमिन इन। तो बिटुमिन के बारे में पूछा गया कि किस स्टेट में होते हैं। तो ऑप्शन ए है सॉलिड स्टेट, ठीक है, होता है सॉलिड स्टेट में। तो क्या बोलते हैं सॉलिड स्टेट में? इसको एस्फाल्ट बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। और सेमी सॉलिड स्टेट, सॉरी सेमी फ्लूइड स्टेट, ठीक है, तो इसमें इसको मिनरल टार बोलते हैं। और अगर ये फ्लूइड स्टेट में है, ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे? पेट्रोलियम बोलेंगे। तो ऑल ऑप्शन क्या है? आर करेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो इधर हिंदी में भी दिया गया है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जैसे डिप्लोमा वाले सभी हिंदी मीडियम के होते हैं, पर आप इंग्लिश को प्रीफर कीजिए, इसमें ज़्यादा इजीली आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेज डील विद द मैपिंग ऑफ। तो यानी कि हाइड्रोग्राफ सर्वेइंग जो है कई टाइप के होते हैं, इसको अलग अलग टाइप से क्लासीफाई किया गया है। तो उसी में से हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो होती है वो किससे रिलेटेड है? तो इसमें किसकी स्टडी करते हैं? तो मैपिंग ऑफ लार्ज वाटर बॉडीज जो हैं उनकी मैपिंग की जाती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो इसमें लार्ज वाटर बॉडीज़ की हम क्या करते हैं? मैपिंग करते हैं और स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों नया नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लिक्विड लिमिट टेस्ट द मॉइस्चर कंटेंट एट 10 ब्लोज वाज 70% एंड दैट एट 100 ब्लोज वाज 20%, द लिक्विड मिड ऑफ द सॉइल इज। कितना होगा ये हमें बताना है। तो दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा है, एक ग्राफ हमने पढ़ा है, तो इसमें ये है वाई एक्सिज, ठीक है, और ये है एक्स एक्सिज। एक्स एक्सिज में हम क्या दिखाते हैं? इसमें दिखाते हैं हम नंबर ऑफ ब्लोज, ठीक है, लॉग में दिखाते हैं दोस्तों, लॉग, ठीक है। और वाई एक्सिस में वाटर कंटेंट दिखाया जाता है, W1 W2, ठीक है, वाटर कंटेंट 1 2 3 इस तरह से। तो इसमें जो ग्राफ बनता है दोस्तों, अगर नंबर ऑफ फ्लोज ज़्यादा हैं तो ज़्यादा कब होंगे? जब वाटर कंटेंट कम होगा तभी हमें ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लोज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और नंबर ऑफ फ्लोज कम हुए तो यानी कि वाटर कंटेंट ज़्यादा रखना पड़ेगा तब। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। तो इसमें दोस्तों पूछा क्या गया है? वाटर लिक्विड लिमिट हमसे पूछी गई है, ठीक है। तो लिक्विड लिमिट निकालने के 3 मेथड हैं, ठीक। पहला है कैसाग्रांडे मेथड, दूसरा है वन पॉइंट मेथड और तीसरा है स्टैटिक कोन पेंट्रेशन मेथड, ठीक है। तो इसको हम निकाल सकते हैं दोस्तों, वन पॉइंट मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं। वन पॉइंट मेथड क्या होता है? लिक्विड लिमिट इक्वल टू वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट n डिवाइड बाई 25 की पावर x, ठीक है दोस्तों। और x की वैल्यू हम, x जो है ये वेरी करता है कहाँ से? 0.06 से 0.121 इस रेंज में वेरी करते हैं, ठीक। मॉइस्चर कंटेंट रख देंगे हम इसमें, क्या रखेंगे? चलो 10 रख लेते हैं। फर्स्ट दिया है 10 ब्लोज, मतलब 10 नंबर ऑफ ब्लोज रख देंगे और 70% मॉइस्चर कंटेंट। तो हमारा लिक्विड लिमिट क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, लिक्विड लिमिट इक्वल टू 0.70, ये रख दिया हमने क्या? मॉइस्चर कंटेंट, और n नंबर ऑफ ब्लोज 10 रख दिया, डिवाइड बाई 25, ठीक। और इसकी पावर x यानी कि 0.1 ले लिया हमने, 0.06 से 0.121 तक वेरी करता है ना, तो हमने 0.1 ले लिया। जब इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा? परसेंट में अगर निकालेंगे तो 64 के अप्रॉक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 65%, सी आंसर, ठीक है। फिर आप करके देखिएगा एक बार। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सॉइल्स कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर्स। तो सॉइल जो जिसमें क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं, आर ऑफ स्पॉन्जी नेचर, स्वेल विद डिक्रीज ऑफ मॉइस्चर, सिंक विद इंक्रीज ऑफ मॉइस्चर। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ऑर्गेनिक मैटर जो हैं वो क्या करते हैं? स्पंज की तरह उनका नेचर होता है, यानी कि स्पंज कैसा होता है? जो नमी को क्या कर लेता है? सोख लेते हैं। तो इस टाइप के ऑर्गेनिक मैटर की जो प्रॉपर्टी होती है वैसी होती है, ठीक है। तो इसलिए ए आंसर हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ़ 1500 ग्राम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू हैव अ सीमेंट पेस्ट 1875 ग्राम ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी, द परसेंटेज ऑफ वाटर इज। दोस्तों इसमें जो 1500 दिया है ये वाटर ना होके ये सीमेंट होगा। ये इन्होंने इसमें जो है
एरर हो गया शायद इनकी टाइपिंग में, ये सीमेंट होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, सीमेंट। तो 1500 ग्राम अगर सीमेंट है, ठीक, और उसमें अगर हम वाटर ऐड करते हैं नॉर्मल कंसिस्टेंसी, तो ये 1875 ग्राम हो जाता है, ठीक है, जो सीमेंट पेस्ट है। तो ये बताना है इसमें वाटर कंटेंट कितना है, इसमें जो वाटर है, ठीक, वो कितना है, उसका परसेंटेज बताना है। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, देखिए कितना हो गया ये, 1875 हो गया, माइनस कितना था पहले, ओरिजिनल कितना था, ये था 1500, ठीक है। तो यानी कि इतना इंक्रीज हुआ, तो इतना क्या है ये जो इंक्रीमेंट हुआ, वाटर की वजह से तो हुआ, तो डिवाइड बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल के कंपेयर में लेंगे इसको, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 375 आ जाएगा ना, जब 1875 में से माइनस करेंगे, तो 375 डिवाइड बाई 1500 करोगे तो ये दोस्तों 25% आ जाएगा, आप करके देखना एक बार। फिर नेक्स्ट है क्यूरिंग। क्यूरिंग के लिए दे रखा है इसमें, रिड्यूसिस द श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट। तो जो कॉन्क्रीट है उसकी श्रिंकेज को कम करता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बी, प्रिजर्व द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट। तो कॉन्क्रीट जो है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, उसके जो गुण होते हैं, उनको क्या करता है ये, संरक्षण करता है, उनको बचा के रखते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, उनका लॉस नहीं होने देता। फिर तीसरा, प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर बाय ऑपरेशन। ये ऑपरेशन के द्वारा जो कंक्रीट से पानी का लॉस होता है उसे भी बचाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मॉइस्चर बना के रखेगा। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है द डिफरेंस ऑफ हाइट्स ऑफ द टनल्स अबाउ द रेल टॉप्स ऑफ ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज ट्रैक्स इज केप्ट। तो दोस्तों इसको इस तरह से समझ सकते हैं हम, मान लो ये टनल है, ठीक है, ये है किसके लिए, ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए, और एक टनल ये है, ये मीटर गेज रेल के लिए है, ठीक है, टनल। तो इसमें जो ये मान लो रेल है, ठीक, ये हैं, ये रेल्स हैं, तो जो हाइट होगी रेल से अबव टनल की जो हाइट है, मान लो ये ब्रॉड गेज के लिए 10 मीटर है, ठीक, 10 मीटर, और मीटर गेज के लिए मान लो रेल के टॉप से और इस टनल के टॉप तक हाइट 9.40 मीटर है, ठीक। तो डिफरेंस कितने का हुआ, तो 10 माइनस 9.40 यानी कि 0.60। तो मिनिमम इतना डिफरेंस होना चाहिए, ये कह रहे हैं द डिफरेंस ऑफ हाइट्स ऑफ द टनल्स अबव रेल टॉप्स ऑफ ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज ट्रैक्स इज केप्ट। तो कितना रहना चाहिए, 0.60 मीटर, ठीक है दोस्तों, यानी कि ब्रॉड गेज और मीटर गेज के रेल से जो हाइट है टनल की, उनमें इतना डिफरेंस रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर फुल फेस मेथड द एग्जीक्यूशन टू बी डन इज जनरली डिवाइडेड इनटू। तो इसका आंसर क्या है, इन्होंने 3 सेक्शन दे रखा है, ठीक है, यानी कि फुल फेस में तो बहुत सारे मेथड हैं, तो उनमें से एक मेथड क्या है एग्जीक्यूशन करने का, किसको, जब हम टनल एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके लिए अलग अलग मेथड होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, वहाँ की जो सॉयल है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, किस टाइप की सॉयल है, तो उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो उसके लिए आप ये नोट कर सकते हैं, मेथड्स ऑफ टनलिंग इन सॉफ्ट स्टाटा, ठीक है। तो सॉफ्ट स्टाटा में अगर फर्म ग्राउंड है तो उसके लिए 3 मेथड हैं, ठीक है, फुल फेस मेथड, टॉप हेडिंग एंड बेंचिंग और ड्रिफ्ट मेथड। टनलिंग इन सॉफ्ट ग्राउंड है तो उसके लिए 2 मेथड हैं, फोर पोलिंग और मल्टी ड्रिफ्ट मेथड। और रनिंग ग्राउंड है तो फिर ये हैं 3, नीडल बीम मेथड, फ्लाइंग आर्च मेथड और लाइनर प्लेट मेथड, ठीक है। किस में है ये है सॉफ्ट स्टाटा में, ठीक है। और मेथड्स ऑफ टनलिंग इन रॉक्स की अगर बात करें तो उसके लिए ये कौन कौन से यूज़ करते हैं हम मेथड, वो दे रखे हैं, ठीक है, तो इन्हें आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया फुल फेस मेथड में जो एग्जीक्यूशन है उसको किस तरह से करते हैं, 3 सेक्शन में हम डिवाइड करके किया जाता है फुल फेस मेथड, ठीक। तो टनलिंग भी इंपॉर्टेंट है, टीएचडीसी में भी इंपॉर्टेंट है, तो टनल से क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट है डैडो इज यूजुअली प्रोवाइडेड इन। तो डैडो कहाँ यूज़ करते हैं, तो डैडो हम बाथरूम में यूज़ करते हैं, आजकल तो ऐसे टाइल्स यूज़ करते हैं, तो पहले क्या होता था, टाइल्स की जगह पे हम क्या करते थे, जो प्लास्टर होता है उसकी थिकनेस बढ़ा दी जाती है, ठीक है, जैसे 12 mm का प्लास्टर है तो उसको 20 mm कर दिया जाता है ना, और रेशो भी उसका, जैसे प्लास्टर नॉर्मली कितना होता है, 1:5:1:6 रखते हैं, तो डैडो में क्या करते हैं 1:2 का रख लेते हैं या 1:3 का रख लेते हैं, तेज मोटार, ठीक है, जिससे क्या होता है हमारा मॉइस्चर नहीं आएगा वॉल पे, ठीक है, यानी टाइल्स का काम करेगा ये, तो उसको बोलते हैं डैडो। तो 1.5 से 2 मीटर की हाइट तक हम इसको रखते हैं, आजकल टाइल्स लगाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडेशन इन विच अ कैंटिलीवर बीम इज प्रोवाइडेड टू जॉइन 2 फुटिंग्स इज नॉन एज। तो जैसे अगर एक फुटिंग ये है और दूसरी फुटिंग थोड़ी दूरी पे है इससे, तो दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक क्या करते हैं, एक फुटिंग यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं स्टेप फुटिंग, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक बीम यूज़ करते हैं कैंटिलीवर बीम जिसको बोला जाता है स्टेप फुटिंग। मिनिमम वैल्यू ऑफ कैम्बर प्रोवाइडेड फॉर थिन बिटुमिनस सरफेस हिल रोड्स इज। तो जो कैम्बर की वैल्यू है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे।
ठीक। तो थिन बिटुमिनस सरफेस के लिए 2.5% होता है। 2.5% मतलब 1 इन कितना, 1 इन 40 ये स्लोप रखा जाता है। तो इसके लिए आप ये नोट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे दे रखे हैं। तो थिन बिटुमिनस के लिए पूछा गया था, तो थिन बिटुमिनस के लिए 2.5% हैवी में, ठीक है, हैवी रेनफॉल अगर है तो, यानी कि 1 इन 40 ये पूछा गया था। तो बाकी भी आप नोट कर सकते हैं, जैसे इसके लिए यह है टाइप्स ऑफ सरफेस, है ना, टाइप्स ऑफ सरफेस, सीमेंट कंक्रीट एंड हाई बिटुमिनस सरफेस के लिए 2%, थिन बिटुमिनस के लिए 2.5%, हैवी में और वाटर बॉन्ड मैकेडम एंड ग्रेवल पेमेंट के लिए 3%, अर्थन रोड और अनमेटल्ड रोड के लिए 4%। ठीक है दोस्तों, तो किस में है ये है आपका हैवी में, हैवी। लाइट रेनफॉल होगी तो उसके लिए फिर क्या हो जाता है, ये हो जाता है, कम रख सकते हैं उसके लिए, है ना। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिस्ट्रिक्ट रोड विद द बिटुमिनस पेमेंट हैज अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ 1000 मीटर फॉर अ डिजाइन स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, द सुपर एलिवेशन इज। तो इसमें हमें क्या दे रखे हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व है, ठीक, एक हॉरिजॉन्टल क्या है, कर्व है, ये कर्व है, इस पर आर की वैल्यू दे रखी है, रेडियस, ठीक, कितना 1000 मीटर, और स्पीड दे रखी है, डिजाइन स्पीड कितना 75 किलोमीटर पर आवर। तो सुपर एलिवेशन हमें बताना है दोस्तों, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सुपर एलिवेशन इक्वल टू वी स्क्वायर इन किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाई 225 आर। तो वी स्क्वायर इनके 75 का स्क्वायर डिवाइड बाई 225 इंटू 1000, ठीक है, ये मीटर में है। तो आप सॉल्व करेंगे, ठीक, तो कितना आएगा इसका 25.025 आएगा, ठीक है, और रेशो में आ जाएगा इसको जब आप सॉल्व करोगे 1 इन 40 आ जाएगा दोस्तों, ठीक। आप देख सकते हैं 0.025 है, अगर यह है तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ेगा, 0 बढ़ जाएगा, ठीक। आप इसको सॉल्व करिए, 25 इन 4 टाइम जाएगा भाई 0, तो 1 इन 40 आ गया, नहीं आ गया, तो 1 इन 40 ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इरिगेशन कैनाल्स आर जनरली अलाइंड अलोंग। तो इरिगेशन कैनाल जो है रीज लाइन के अलोंग बनाए जाते हैं, ठीक, जनरली की बात कर रहे हैं, जैसे ये कंटूर लाइन्स हैं, है ना, किसी टोपोग्राफी का मैप है, तो इसमें जो ये आपको दिख रहे हैं ये पॉइंट, ये क्या है, रिज हैं, तो इनको मिलाने वाली लाइन रिज लाइन हो जाएगी। तो जो इरिगेशन कैनाल है वो रिज लाइन के अलोंग दिए जाते हैं जनरली, क्योंकि इससे दोनों साइड क्या होता है, इरिगेशन किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये टेक्निकल पोर्शन के क्वेश्चन थे, अब हम नॉन टेक्निकल में आ जाएंगे, ठीक, ये बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और आईटी वगैरह के हैं। नॉन टेक्निकल पोर्शन पर आ जाते हैं हम, ये ठीक है। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है दोस्तों, 4 वर्षों के अंत में 22,500 की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज 10,800 है, ठीक है। 2 वर्ष के अंत में एक ही दर पर उसी ही राशि पर अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया है 22,500 कोई राशि है, ठीक है, उसका साधारण ब्याज 10,800 हो जाते हैं, 22,800 ये धनराशि है। तो पहले साल, फिर दूसरे साल, ठीक, फिर तीसरे साल और फिर चौथे साल, चारों का जो एसआई है, ठीक, कितना हो जाता है, ये हो जाता है 10,800 हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, धनराशि 22,500 थी, तो 22,500 थी, तो 4 साल बाद कितनी हो जाती है, 1 2 3 4 साल बाद 10,800 इसका एसआई हो जाता है, इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट है 10,800 हो जाते हैं। तो आप रेट निकाल सकते हैं इसका, किस रेट से हो रहे हैं, तो 10,800 डिवाइड बाई 4 कर दो, है ना, 4 साल में हो रहे हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट हर बार क्या होता है, सेम होते हैं हर साल। तो ये आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे, तो दोस्तों 22,500 क्या था, इसका मूलधन था, ठीक है, डिवाइड बाई किससे, जो इसका एसआई है, एसआई कितना है 10,800, तो डिवाइड करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा इसका 12% आ जाएगा दोस्तों, आप करके देखना 12%। इस रेट से ये क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये धनराशि बढ़ रही है। तो हमें क्या पूछा गया है, ये कह रहा है कि कोई धनराशि 22,500 है और ये साधारण ब्याज से क्या हो जाते हैं, साधारण ब्याज इसमें 10,800 लगता है, ठीक है, 4 साल में। तो रेट हमने निकाल लिया, 12% की दर से लग रहे हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है 2 वर्षों के अंत में
इसी दर पर, किस पर, 12% पर इसका चक्रवर्ती ब्याज बताना है। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों, 22,500 ये है धनराशि। ठीक है, तो पहले साल अगर हम बात करें, फर्स्ट ईयर, क्या होगा, इस पर 12%, तो इसका 12% कितना आएगा, निकाल के देखो। 12/100 करोगे तो 12% निकल के आएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 2700। आप करके देख सकते हो। ठीक है, तो पहले साल इसमें जो ब्याज लगेगा, चक्रवर्ती ब्याज, वो इतना लगेगा। फिर दूसरे साल, सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर भी 2700 लगेगा, है ना, 22,500 पे इसका 12% कितना, 2700। और जो ब्याज लगा था फर्स्ट ईयर में, उस पर भी ब्याज लगेगा 12%। ठीक, तो ये आ जाएगा 324, 2700 का 12% 324। तो अब इन ब्याज, जो तीनों ब्याज हैं, इनको जोड़ दो, 2700 प्लस 2700 प्लस 324, है ना, 2 साल के अंत में पूछा है ना, पहला साल दूसरा साल, तो कितना हो जाएगा, 2700 प्लस 2700, 5400 प्लस 324, ये हो जाएगा दोस्तों 5724। तो बी आंसर सही हो गया हमारा। ठीक है, आप एक बार खुद से भी करके देखिए इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में इसके दो कोण 1:2 के अनुपात में हैं, यदि इसके किसी एक कोण का माप 30 डिग्री है। ठीक, यानी कि ये आप देख सकते हैं, एक त्रिभुज है। ठीक है, एक कोण दे रखा है इसका 30 डिग्री, तो दूसरा कोण कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि 1:2 के अनुपात में है ना, तो दूसरा हो गया 60, तीसरा कितना होगा, तो तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो जब 60 और 30 90, ये हो गया, बचा हुआ कितना, 90 डिग्री, तो 30 90 हो गया। तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी, सबसे बड़ा कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, है ना, तो बी आंसर सही होगा दोस्तों। ठीक है, तो इन्होंने सी दे रखा है, निर्धारित निर्धारित तो किया जा रहा है ना दोस्तों, ये तो निकल रहा है कि भाई बड़ा कितना होगा, ये तो हम निकाल सकते हैं आराम से। ठीक, तो 90 डिग्री होगा, जहाँ तक मुझे लगता है इसका 90 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 120 किलोमीटर पर आवर की से इसकी औसत गति के साथ चलने वाली 320 मीटर लंबी ट्रेन 24 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। ठीक, यानी कि ये एक क्या है, प्लेटफॉर्म है ना, और ये एक क्या है, ट्रेन है, जिसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 320 मीटर है। ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है, 320 मीटर इसकी लंबाई है, तो 24 सेकंड में क्रॉस करती हैं। फिर हमें बताना है एक आदमी वही उसी प्लेटफॉर्म को, जो प्लेटफॉर्म है उसी को 4 मिनट में पार करता है, तो आदमी की गति बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी लेंथ निकालेंगे ना प्लेटफॉर्म की, क्योंकि अगर हमें स्पीड बतानी है, स्पीड आदमी इसको पार करेगा, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, है ना, तो टाइम हमें पता है 4 मिनट, और ठीक, हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए, तभी तो हम स्पीड निकालेंगे इसकी। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो दोस्तों, जैसे हमें डेटा गिवन है 120 किलोमीटर पर आवर की गति से, तो यानी कि स्पीड में रखेंगे 120, है ना, और डिस्टेंस कितनी, 320 प्लस प्लेटफॉर्म की भी तो डिस्टेंस जुड़ेगी, ये तो किसकी है, ट्रेन की है, तो प्लेटफॉर्म की मान लो एल, और डिवाइड बाई टाइम कितना लग रहा है, 24 सेकंड, है ना, तो 320 मीटर में है, 24 सेकंड में है, 120 जो है ये किस में, किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको 5/18 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये मीटर पर सेकंड में। तो दोस्तों यहाँ से आप एल निकाल सकते हैं, प्लेटफॉर्म की लेंथ। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, तो एल प्लस 320 था, और इधर सॉल्व करके आएगा कुछ। ठीक है, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी सॉल्व करके आएगा उसमें 320 माइनस करेंगे, है ना, तो दोस्तों आपको देखना इसका आंसर कितना आ जाएगा, 480 मीटर आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ आ गई 480 मीटर, और आदमी की स्पीड बतानी है, किस गति से जा रहे हो, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी हो गई, 480 डिवाइड बाई टाइम, कितना टाइम ले रहे हैं, 4 मिनट, लेकिन सेकंड में बताना है ना, तो इसको 60 से फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको कर सकते हैं आप 16 टू से डिवाइड होगा ना, 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। फिर नेक्स्ट करेंगे, पहली संख्या के वर्ग का योग और दूसरी संख्या का घन एक साथ 568 है। ठीक, देखो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ये कह रहा है कि पहली मान लो ए है, दूसरी संख्या है बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब बराबर कितना है, 568 है। ठीक है, इतना ध्यान रखो। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या का वर्ग भी 8 के वर्ग से 15 कम है, तो दूसरी संख्या कितना है, बी स्क्वायर है, तो ये 8 का वर्ग कितना होगा, 8 और 64 होगा, 64 माइनस 15, यानी बी स्क्वायर कितना हो जाएगा,
49, तो बी कितना हो जाएगा 7। ठीक, तो हमारे पास आ गया बी आ गया। तो जो हमने ए इक्वेशन बनाई थी उसमें बी की वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 7 है ना का क्यूब इक्वल टू 5 6 8। इसको सॉल्व करके ए की वैल्यू निकालो। ठीक, तो ए हमारा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा दोस्तों, है ना। ए हमारा 15 आ गया। तो ए हमारा 15 आ गया, बी हमारा 7 आ रखा है। तो क्या बोल रहा है अब ये, अब बोल रहा है पहली संख्या के 3/5 का मान क्या होगा। ठीक, पहली संख्या कितना 15 है हमारा, इसका 3/5 करेंगे तो 5 3 15, तो कितना आ गया 9। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया 9। ठीक है, 9 हमारा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खोखले लोहे का पाइप है। ठीक है, 21 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। ठीक है दोस्तों, तो एक क्या है, खोखला लोहे का पाइप है। ये एक खोखला लोहे का पाइप है, इसकी लंबाई है 21 सेंटीमीटर। ठीक, और इसका जो डाया है ये कितना है 8 सेंटीमीटर है दोस्तों। यदि पाइप की मोटाई, यानी कि जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर हो। ठीक, और लोहे का वजन कितना 8 ग्राम दे रखा है पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसकी डेंसिटी। ठीक, तो हमने क्या बताना है, पाइप का वजन बताना है, वेट बताना है। तो आपने ऐसे फॉर्मूला एक पढ़ा होगा क्या, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी हमें पता है, वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम को इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई होगी किससे, जो इसकी डेंसिटी है, तो वेट निकल जाएगा। यानी कि वेट इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी 8 है, वॉल्यूम आप निकाल लो। ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, जैसे अभी निकालता हूँ मैं। जैसे 2πr ले लो इसका, ये है ना, ये सेक्शन है इसका, क्रॉस सेक्शन। तो 2πr इसके सेंटर टू सेंटर ले लो, पूरा डाया कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक, पूरा डाया कितना है दोस्तों 8 सेंटीमीटर है। और इनर का डाया कितना होगा, जब 1 सेंटीमीटर थिकनेस है तो 1 इधर से घटाओ 1 इधर से, 6 सेंटीमीटर इनर डाया हो गया, 6 सेंटीमीटर। सेंटर लाइन निकालना चाहें हम तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना, सेंटर लाइन का डाया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पाई इंटू डाया, इसकी जो क्या होती है टोटल सर्कल की जो पेरीमीटर होगा, सेंटर टू सेंटर, जो सेंटर लाइन वाली पेरीमीटर है, तो पाई इंटू डाया हो जाएगा, है ना। तो डाया कितना 7 ले लेंगे सेंटर वाली। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करेंगे और इसमें इंटू मल्टीप्लाई कर दो किसी थिकनेस की, एरिया आ जाएगा ना, जो एरिया है सॉलिड वाला पार्ट वो आ जाएगा इंटू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर हाइट कितनी है या लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ पाइप की 21 इंटू फिर 21 कर दो दोस्तों, तो टोटल कितना आ जाएगा, जो वॉल्यूम आएगा इसका। ठीक, जो भी वॉल्यूम आएगा उसमें क्या करेंगे हम, डेंसिटी से 8 इंटू वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, जो भी वॉल्यूम आएगा करके देखना आप एक बार। तो ये हो जाएगा हमारा वेट इसका कितना हो जाएगा 3.696 kg। ठीक है, तो जो प्रोसेस मैंने बताया है इसे आप एक बार करके देखना। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, यदि 381 ए 9 से विभाजित हो जाता है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ए का मान बताना है हमने। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको देख सकते हैं कितना 381 ए डिवाइड बाई 9। ठीक, तो इसको डिवाइड करके देखो, 6 टाइम 36, 2 बचा 21, 2 बार 3 बचा। ठीक है, तो 3 और दूसरा क्या होगा, ये तो बताना है, एक 3 बच गया, उसके साथ लास्ट वाली डिजिट क्या होगी, तो कौन सा नंबर है जिसमें 9 से डिवाइड करेंगे, है ना, 30 के बाद, तो सबसे पहले क्या आएगा, तो 9 दूनी 18 27, 9 चौक 36। ठीक है, तो 36 में जाएगा ना, तो क्या आ गया हमारा 6 आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, log 64 अगर 1.806 है तो log 16 क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, देखते हैं कौन पहले आंसर देता है। फिर नेक्स्ट है, दो संख्याओं में HCF 5 है और उनका LCM 150 है। ठीक है, यदि संख्याओं में से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या बतानी है। तो जैसे एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पहली संख्या मान लो ए है इंटू दूसरी संख्या बी बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है, इसे हम निकाल लेंगे इसको इजीली। तो एक संख्या 25 दे रखी है, दूसरी संख्या बतानी है ना, और एलसीएम हमें पता है इसमें। ठीक, एलसीएम कितना है 5 है, 150 है, और एचसीएफ कितना है 5 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। एक बार करके देखना, इफ़ 204 डिवाइड बाई 12.75 कितना है 16 है। तो ये कह रहे हैं कि 204
4 डिवाइड करेंगे 12.75, तो ये आ रहा है हमारा 16, है ना। और फिर कह रहा है कि ये 2.04 डिवाइड बाई 1.275 कितना आएगा। तो इसी को बना सकते हैं हम, जैसे 204 है तो डिवाइड किससे करेंगे, 2 पॉइंट यहाँ पे है ना, 4 के बाद है तो 2 पॉइंट पहले लाएंगे तो उसके लिए 2 जीरो बढ़ जाएंगे नीचे, है ना। और 12 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद लगाएंगे पॉइंट, तो एक जीरो ऊपर बढ़ेगी, जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक। तो यानी कि डिवाइड बाई 10 हो रहा है ना, तो जो 16 है इसको डिवाइड बाई 10 कर दो तो कितना आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा, तो बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरना है इसमें, तो सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, आपके लिए छोड़ देते हैं क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है और उनके वर्ग का योग 289 है, तो संख्याओं का योग हमें बताना है दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि दो संख्याएं हैं ए इंटू बी, ए और बी दो संख्याएं, ए इंटू बी कितना है 120, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनके वर्गों का योग कितना है 289 है, ठीक है। तो संख्याओं का योग बताना है, तो एक सिंपल सा अपने बीजगणित में फॉर्मूला पड़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख सकते हो आप, वर्गों का योग कितना 289, और ए इंटू बी भी आप रख सकते हो, है ना। तो ए इंटू बी कितना 120, तो इंटू 2 कितना हो जाएगा 240, है ना। तो 289 प्लस 240, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा आपका 529, और स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो दूसरी तरफ रूट में कन्वर्ट होगा, तो ए प्लस बी यानी दोनों संख्याओं का योग रूट 529 का रूट यानी कि 23 इसका आंसर आएगा, तो बी, ठीक है। करके जरूर देखना क्वेश्चन को, जो प्रोसेस बता रहा हूँ ऐसे करो, इजीली आपके सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 कुर्सियों की कीमत 4 टेबल के बराबर है, 15 कुर्सियों और 2 टेबल की कीमत एक साथ जोड़ेंगे तो 4000 रुपये है, तो 12 कुर्सियों और 3 टेबल की कुल कीमत बतानी है आपने, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 10 कुर्सियों की और 4 टेबल की जो कीमत है, सॉरी 10 कुर्सी प्लस 4 टेबल, नहीं 10 कुर्सी बराबर है 4 टेबल के, ये क्वेश्चन ये बोल रहा हूँ, तो 10 कुर्सी 4 टेबल के बराबर है। फिर 15 कुर्सी प्लस 2 टेबल, इनका जो सम है वो कितना है 4000, ठीक है 4000। तो ये पूछा 12 कुर्सी और 3 टेबल की कीमत क्या होगी, तो पहले हमें एक कुर्सी एक टेबल की पता होनी चाहिए ना, तभी तो निकालेंगे। तो यहाँ से देखो जो ये दे रखा है 10 कुर्सी और 4 बराबर 4 टेबल, यहाँ से एक कुर्सी निकाल सकते हैं ना हम, 4/10 हो जाएगा एक कुर्सी, इसकी वैल्यू को, इस कुर्सी की वैल्यू को यहाँ पुट करो, ठीक है। तो 15 इंटू कुर्सी की जगह 4/10 रखो, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, टेबल निकल के आएगा ना, टेबल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आप देखना कुर्सी आ जाएगी हमारी कितनी, कुर्सी की वैल्यू आप जब सॉल्व करोगे तो 200 आ जाएगी, और टेबल की वैल्यू 500 रुपीज़ आ जाएगी, ठीक। तो 12 कुर्सियों की कितनी होगी, तो 12 इंटू 200 प्लस 3 इंटू 3 टेबल की 500 पर टेबल है, इसको जब सॉल्व करोगे आप, है ना, तो आएगा आपका 3900, ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी की सतह से भूस्थिर उपग्रह की अनुमानित ऊंचाई कितनी है, तो ये जीएस का क्वेश्चन है, ये कितनी है 35,000 किलोमीटर, ठीक है। एक्यूरेट जो मैंने पढ़ा था वो 36,000, वही 35,000, ठीक है 35,000, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग 35,000। तो ये जीएस के आगे क्वेश्चन, देश भर के स्कूली बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित योजना का नाम क्या है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्या है अस्मिता, ठीक है शाला अस्मिता, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जॉइंट नहीं है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, टखने, कोहनी, गर्दन, घुटने, तो घुटने में भी क्या होते हैं जॉइंट होते हैं, कोहनी में भी जॉइंट होते हैं, बस एक गर्दन में जॉइंट नहीं होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म वाहिकाओं के माध्यम से रक्त धमनियों से नसों तक फैलता है उसे क्या कहते हैं, तो 4 ऑप्शन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, उसको क्या कहते हैं कोशिकाएं कहते हैं, यानी कि जो रक्त धमनियाँ होती हैं हमारी, उनसे नसों तक जब जो हमारा ब्लड फ्लो होता है ना, किसके द्वारा होते हैं, वो केशिकाओं के द्वारा, यानी कि कैपिलरीज के द्वारा होता है दोस्तों। तो बायोलॉजी भी आपको पढ़नी है, तो इसमें आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं
रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। और हम तो इस सिस्टम में, किस सिस्टम में, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा हृदय, दूसरा रक्त, तीसरा रक्त धमनियाँ, रक्त वाहिनियाँ जो ब्लड को लेके जाती हैं। तो 3 रक्त वाहिनियाँ होती हैं, धमनियाँ, शिराएँ, नसें। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल में भी पढ़ना चाहेंगे तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को टाटा नगर भी कहा जाता है? तो जमशेदपुर को टाटा नगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? तो तंबाकू में निकोटीन होता है, ठीक है। और चाय में क्या होता है? कैफीन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने पद पर सबसे लंबे समय तक कार्य किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे जो सैम्पल पेपर TSDC द्वारा अपलोड किया गया है। तो हमने सभी क्वेश्चन जो हैं सॉल्व कर लिए हैं। और 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं मैंने, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ा है और एक क्वेश्चन नंबर 7 छोड़े हैं। तो ये आपने इनका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से हम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोर्शन कवर करें आगे की वीडियोज़ में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें दोस्तों, ताकि सभी को इन वीडियोज़ का लाभ मिले। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।